Consumption of drugs, tobacco, and alcohol is injurious to health. This audio presentation does not endorse drug, tobacco, or alcohol abuse in any form. Stop right there, criminal scum! Nobody breaks the law on my watch. Thriller Nights, only on YouTube. विश्व साहित्य की रोमांचकारी जासूसी कहानियों से सजी हुई हमारी ये विशेष प्रस्तुति थ्रिलर नाइट्स। आज आप सुनेंगे जीके चेस्टरटन की कहानी फादर ब्राउन एंड द ब्लू क्रॉस। गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन का जन्म 29 मई 1874 में हुआ था। वो एक इंग्लिश राइटर, फिलोसोफर और आर्ट क्रिटिक थे। उनकी मृत्यु 14 जून 1936 में हुई। चेस्टरटन ने काल्पनिक पादरी जासूस फादर ब्राउन को जन्म दिया। उन्होंने इस सीरीज में 1910 से लेकर 1935 तक 50 से ज्यादा छोटी और बड़ी कहानियां लिखी। द ब्लू क्रॉस ने सितंबर 1910 में द स्टोरी टेलर पत्रिका में अपना स्थान पाया एंड इट वाज अ मास्टर स्ट्रोक। फादर ब्राउन शर्लक होम्स के बाद दूसरे सबसे सफल जासूस थे। हालांकि उनकी पर्सनैलिटी होम्स की विपरीत थी। शुरू हो रही है थ्रिलर नाइट्स की पहली कोशिश, Father Brown and the Blue Cross. Hope you guys will enjoy this story. दूर से जहाँ सूरज की चमचमाती किरणें और समुद्र की हरी चमचमाती परत मिलती है, वहाँ से एक नाव ने आके हार्विक को छुआ। नाव के सवार मक्खियों के झुंड की तरह नीचे उतरे और अपने अपने कामों पे चल दिए। इसी झुंड के बीच उसे पहचाना ना गया और ना ही उसे पहचाने जाने की कोई कामना थी। उसके कपड़ों में छुट्टी के उल्लास और उसके चेहरे की गंभीरता के अलावा कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था। उसके कपड़ों में सिर्फ एक मामूली सी हल्के भूरे रंग की जैकेट, एक सफेद कमरकोट और एक ग्रे ब्लू रिबन की सिल्वर स्ट्रॉ वाली हैट थी, जिसके पीछे उसके दुबले चेहरे का ऊपरी हिस्सा ढका हुआ था। चेहरे के नीचे के हिस्से में एक अजीब से काले रंग की दाढ़ी थी जो स्पेनिश लग रही थी, लेकिन एक इंग्लैंड की मछली का सुझाव दे रही थी। वो एक सुस्त गंभीरता के साथ सिगरेट पी रहा था। उसके हाव भाव में ऐसा कोई भी इंगित नहीं था जिससे पता चले कि उसके ग्रे जैकेट के अंदर एक भरी हुई रिवॉल्वर, उसके सफेद कमर कोट के अंदर एक पुलिस का कार्ड और उसके स्ट्रॉ हैट के नीचे यूरोप के सबसे शक्तिशाली बुद्धिधारियों में से एक छुपा हुआ था। ये थे पेरिस पुलिस के हेड और दुनिया के सबसे विख्यात खोजी वैलेंटीन, जो ब्रसेल से लंदन आए थे इस सदी की सबसे बड़ी गिरफ्तारी को अंजाम देने। फ्लैम्बू इंग्लैंड में ही था। 3 देशों की पुलिस ने आखिरकार इस महान अपराधी को गेंट से ब्रसेल से लंदन तक ढूंढ निकाला था। ये अनुमान लगाया जा रहा था कि वो लंदन में हो रही यूचेरिस्टिक कांग्रेस की अपरिचितता और भ्रम का कुछ फायदा उठाएगा। संभवतः वो कुछ मामूली क्लर्क या सचिवों से जुड़ा हुआ था, मगर जाहिर है वैलेंटीन निश्चित नहीं हो सकता था। कोई भी फ्लैम्बू के बारे में निश्चित नहीं हो सकता था। कहा जाता है कि सुनहरे दिनों में उसकी तुलना शासक कैसर से की जाती थी। तकरीबन हर सुबह न्यूज़पेपर में छपा हुआ मिलता था कि वो एक बार फिर एक असाधारण अपराध से एक मामूली अपराध करके बच गया। वो एक विशाल कदकाठी का शारीरिक साहस वाला एक डींग मार था। उसकी कई प्रचलित कहानियां पश्चिमी देशों में सुनाई जाती थी। कैसे उसने सेशन कोर्ट के जज को उल्टा करके अपने सर के ऊपर रख लिया ताकि वो अपना दिमाग साफ कर सके, या फिर कैसे वो अपने दोनों हाथों के बीच में 2 पुलिस वालों को पकड़कर रिउ डेल रिवोली तक दौड़ाता गया। ये सब कहानियां उसने खुद ही फैलाई थी। उसका असली अपराध थोक लूट का ही था, लेकिन उसका हर अपराध अपने आप में अद्भुत था, जो अपनी कहानियां खुद बताता था। उसने लंदन में एक बड़ी डेयरी कंपनी चलाई, जिसमें ना तो कोई गाय, ना कोई गाड़ी, ना दूध, कुछ भी नहीं था। थे तो बस कुछ हजार ग्राहक, जिन्हें वो लोगों के घरों से दूध की चीजें चुराकर बेचता था।
वो एक चौंकाने वाले कलाबाज के रूप में भी मशहूर था। वो टिड्डे की तरह उछल सकता था और बंदरों की तरह पेड़ की टीपों में घुल सकता था। इसीलिए जब वैलेंटीन ने फ्लैम्बो को पकड़ने की साजिश रची तो वो जानता था कि अगर फ्लैम्बो उसे मिल भी जाए तो भी उसका रोमांच समाप्त नहीं होगा। लेकिन वैलेंटीन उसे पकड़ेगा कैसे? इस पर अभी तक वैलेंटीन के विचारों में किसी भी समाधान की कोई प्रक्रिया नहीं थी, मगर एक ऐसी चीज थी जो फ्लैम्बो अपनी पूरी निपुणता के साथ भी छुपा नहीं सकता था, उसकी ऊंचाई। इसीलिए इस पूरी यात्रा के दौरान अगर कोई भी लंबा सेब बेचने वाला या कोई भी लंबा माली या फिर कोई लंबा डच भी अगर वैलेंटीन को दिखाई देता तो उसे वहीं धर दबोचता, मगर ऐसा नहीं हुआ। गाड़ी और नाव में उसके साथ जो भी थे उनसे वैलेंटीन ने अपने आप को संतुष्ट कर लिया था, क्योंकि कोई भी 6 फुट से ऊंचा नहीं था। गाड़ी में उसने एक छोटे रेलवे कर्मचारी को देखा जो टर्मिनस की यात्रा पर जा रहा था। एक बहुत छोटी विधवा महिला एसेक्स शहर से जा रही थी और एक बहुत छोटा रोमन कैथोलिक पादरी था जो एसेक्स गांव से जा रहा था। पादरी को देखकर वैलेंटीन अपनी हंसी रोक नहीं पाया। पादरी उन पूर्वी फ्लैट्स का सार था। उसका चेहरा नॉरफ्लॉक की पकौड़ी की तरह गोल और सुस्त था और उसकी आंखें उत्तरी समुद्र की तरह खाली थी। वैलेंटीन फ्रांस की गंभीर शैली में एक व्यतिक्रम था और पादरियों के लिए उसके दिल में कोई भी सद्भाव नहीं था, लेकिन वो उनके लिए दया कर सकता था और इस पादरी को देखकर हर कोई दया ही कर सकता है। पादरी के पास एक बड़ी जर्जर छतरी थी जो लगातार फर्श पे गिर रही थी। उन्हें ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि उनकी वापसी का सही अंक कौन सा है। उन्होंने गाड़ी में सबको सादगी के साथ समझाया, मुझे सावधान रहना होगा क्योंकि मेरे पास भूरे रंग के कागज के पार्सल में असली चांदी और नीले पत्थरों से बना कुछ है। सपाटपन और संत सादगी से भरा उनका ये अद्भुत रूप तब तक गाड़ी में चलता रहा जब तक कि वो टोटनहम तक अपनी सभी पार्सलों को लेकर पहुंच न गए हों। वैलेंटीन ने उन्हें इस बारे में सबको बताकर चांदी की रखवाली न करने की चेतावनी दी। वैलेंटीन चाहे गाड़ी में जिससे भी बात करे, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ एक ही शख्स को ढूंढती थी, अमीर, गरीब, पुरुष, महिला, जो भी 6 फुट से ऊंचा हो, क्योंकि फ्लैम्बो की लंबाई 6 फुट 4 इंच की थी। वैलेंटीन लिवरपूल स्ट्रीट में उतरा। इस पूरे सफर के दौरान उसका यकीन विवेकपूर्ण रूप से सुरक्षित था कि उन्होंने अपराधी को नहीं देखा। वो स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ बढ़े, अपनी स्थिति को नियमित करने और जरूरत पड़ने पर मदद की व्यवस्था करने। स्कॉटलैंड यार्ड से बाहर आने के बाद उन्होंने एक सिगरेट जलाई और लंबे समय तक लंदन की गलियों में घूमते रहे। जब वो विक्टोरिया से परे सड़कों और चौकों में घूम रहे थे तो वो अचानक रुक गए। लंदन का ये एक विचित्र शांत वर्ग था। लंबे सपाट घरों का गोल आकार, केंद्र में झाड़ीदार घर इस वर्ग को हरे प्रशांत के द्वीप समूह की तरह निर्जन दिखा रहा था। चारों पक्षों में से एक अधिक ऊंचा पक्ष था, जैसे कि एक डेजी जिसने लंदन से इस वर्ग को तोड़ दिया था। एक ऐसा रेस्टोरेंट भी था जो मानो सोहो से भटक गया था। ये एक आकर्षक वस्तु थी जिसमें पौने पेड़ और गमले भी शामिल थे। ये वर्ग सड़क के ऊपर विशेष रूप से खड़ा था। सड़क से कदमों की एक उड़ान सामने के दरवाजे को पूरा करने के लिए चली गई थी। वैलेंटीन वहां खड़े रहे और सिगरेट पीते हुए इस वर्ग को निहारते रहे। वैलेंटीन के दिमाग में एक बात चल रही थी, अगर फ्लैम्बो हार्विच में नहीं था और अगर वो लंदन में ही है तो वो विम्बलडन कॉमन में एक लंबे पर्यटक से लेकर होटल मेट्रोपोल के एक लंबे टोस्ट मास्टर तक कुछ भी हो सकता है। इस तरह की स्थिति के लिए वैलेंटीन के पास अपना एक खुद का दृष्टिकोण और खुद का एक तरीका था। ऐसे मौकों पर वैलेंटीन ऑड्स पर भरोसा करता था। जब वो उचित का पालन नहीं कर पाता था तो वो अनुचित का हाथ पकड़ता था। बजाय सही स्थानों के जैसे बैंक, पुलिस स्टेशन, मिलन स्थल, वो गलत जगहों पर जाता था, जैसे खाली घरों का दरवाजा खटखटाना, हर उस गली में जाना जो बंद है। अपनी इस पंथा के बचाव में वो हमेशा कहता था कि कहीं से तो शुरुआत करनी होगी और इससे अच्छा क्या हो सकता है अगर वह शुरुआत उस जगह से हो जहां दूसरे की खोज खत्म होती हो। उस रेस्टोरेंट की विचित्र खामोशी ने वैलेंटीन को अपनी तरफ आकर्षित किया। वो सीढ़ियों से चढ़कर रेस्टोरेंट में घुसा, खिड़की के पास के एक मेज पर बैठा और ब्लैक कॉफी मंगवाई।
सूरज लगभग सर के ऊपर आ गया था और उसने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। रेस्टोरेंट की महक से उसे याद आया कि वो कितना भूखा है। कॉफी आने के बाद उसने अपने ऑर्डर में एक पोच्ड एग को भी जोड़ा और फ्लैम्बू के बारे में सोचते हुए अपनी कॉफी में चीनी मिलाने लगा। उसने कॉफी को अपने होंठों से लगाया और तुरंत ही नीचे रख दिया। उसने कॉफी में नमक मिला दी थी। उसने प्याले की जांच की, जो निस्संदेह चीनी का ही प्याला था। भला चीनी के प्याले में कोई नमक क्यों रखेगा? उसने टेबल पर नजर दौड़ाई कि वहाँ कोई दूसरा प्याला है कि नहीं। वहाँ उसे 2 प्याले और मिले जिनमें नमक भरे हुए थे। उसने एक प्याले में से थोड़ी सी नमक ली और चख कर देखा, चीनी। उसने दिलचस्पी के साथ पूरे रेस्टोरेंट में देखा कि इस कलात्मक स्वाद का कोई अन्य निशान भी है या नहीं, मगर सफेद रंग की दीवार में तरल पदार्थ के एक अजीब से छाप को छोड़कर वो जगह साफ, खुशनुमा और सामान्य लग रही थी। उसने वेटर को बुलाने के लिए घंटी बजाई। एक बिखरी जुल्फों और धुंधली आंखों वाली वेट्रेस वहां आई। उसे देखकर वैलेंटीन ने कहा, जरा इस चीनी का स्वाद लेकर देखना तो, क्या यही उच्च प्रतिष्ठा का अनुकूल है? नतीजा ये हुआ कि उस चीनी का स्वाद लेते ही वो वेट्रेस मानो अपनी नींद से उठ गई हो। क्या ये नाजुक मजाक आप लोग हर सुबह अपने ग्राहकों के साथ करते हैं? क्या इसी तरह नमक और चीनी को आपस में बदल देने से लोगों को होने वाली तकलीफ से आप लोगों को हंसी निकलती है? वेट्रेस ने इस विडंबना को स्पष्ट करने के लिए कहा, मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि संस्था का निश्चित रूप से ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये मात्र एक सबसे जिज्ञासु गलती है। उसने चीनी के प्याले को उठाया और उसे देखा। फिर उसने नमक के प्याले को उठाया और उसे भी देखा। वो हक्की बक्की रह गई। उसने वहां से जाने की इजाजत मांगी और थोड़ी ही देर में अपने मालिक को लेकर वहां पहुंच गई। मालिक ने भी चीनी के प्याले और नमक के प्यालों की जांच की। मालिक भी चकित रह गया। अचानक वेट्रेस ने धीरे से कहा, मुझे लगता है ये उन 2 पादरी पुरुषों का काम है। क्या 2 पादरी? हाँ, 2 पादरी जिन्होंने दीवार पे सूप फेंका था। क्या दीवार पर सूप फेंक दिया? हाँ, वहाँ उस दीवार पर फेंका था। उसने दीवार के उस तरल पदार्थ वाले छाप की तरफ इशारा किया और वैलेंटीन ने मालिक की तरफ अपनी नजर घुमाई। हाँ सर, ये सच है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसका चीनी और नमक के हेर फेर से कोई लेना देना है। 2 पतरी अंदर आए थे और उन्होंने सूप ऑर्डर किया था। वो बड़ी सुबह सुबह आए थे, हमने तभी शटर खोला था। वो दोनों काफ़ी शांत और सामान्य लोग थे। उनमें से एक ने बिल का भुगतान किया और बाहर चला गया। दूसरा, जो थोड़ा धीमे स्वभाव का था, वो अपनी चीज़ें समेट रहा था। केवल दरवाजे से निकलते वक्त उन्होंने झटपट अपना सूप का आधा भरा हुआ कप उठाया और दीवार पे फेंक दिया। हम दोनों पीछे के कमरे में थे, इसीलिए जब तक हम आए तब तक दीवार पे ये छाप बन चुका था और होटल खाली हो चुका था। हालांकि ये कोई नुकसानदायक बात नहीं थी, मगर मैं उनकी इस हरकत से बहुत चक्का रह गया। मैंने केवल इतना ही देखा कि वो अगले कोने से कार्स्टेज स्ट्रीट की तरफ मुड़ गए। वैलेंटीन सर पे टोपी और हाथ में छड़ी लिए पैरों पर था। उसने पहले ही तय कर लिया था कि उसके मन के अंधकार में वो केवल पहली अजीब बात का ही पीछा करेगा, और ये बात काफी अजीब थी। अपने बिल का भुगतान करके और पीछे कांच के दरवाजे को बंद करके वो जल्द ही दूसरी गली के चक्कर लगा रहा था। ये किस्मत की बात थी कि इन परिस्थितियों में भी उसका दिमाग शांत और उसकी आंखें तेज थी। राह चलते हुए उसे एक अद्भुत दुकान दिखी। ये एक लोकप्रिय ग्रीन ग्रोसर एंड फ्रूटर्स की दुकान थी। सामानों की श्रृंखला को खुली हवा में रखकर उनके नाम और दाम के साथ टिकट लगाकर रखा गया था। 2 सबसे प्रमुख डिब्बों में संतरे और बादाम रखे हुए थे। बादाम के ढेर के ऊपर कार्डबोर्ड के गत्ते में नील चौक से मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, बेस्ट टैंगरीन ऑरेंजेस 2 अ पेनी। संतरों पर समान रूप से और सटीक तरीके से लिखा हुआ था, फाइनेस्ट ब्राजील नट्स 4 DALB, यानी 4 सिक्कों में 1 पाउंड। वैलेंटीन ने कार्डबोर्ड के गत्तों को देखा और सोचा कि वो इस मजाक से पहले भी मिल चुका है, वो भी कुछ ही समय पहले। वैलेंटीन ने दुकानदार का ध्यान अपनी ओर खींचा। दुकानदार गुस्से से लाल हुआ पड़ा था और सड़क पर बुरी तरह से इधर उधर देख रहा था। दुकानदार ने बिना कुछ कहे दोनों गत्तों को उनकी सही जगह पर लगाया। वैलेंटीन अपने डंडे पर झुककर दुकान की छानबीन करता रहा।
और अंत में उसने दुकानदार से कहा, माफ करे माय गुड सर, मगर मुझे प्रयागनात्मक मानव विज्ञान और विचारों के जुड़ाव के बारे में आपसे थोड़े सवाल पूछे। लाल चेहरे वाले दुकानदार ने वैलेंटीन को धमकी भरी नजरों से देखा और अपने गन्नों को ठीक करते हुए कहा, क्यों 2 टिकट गलत तरीके से एक ग्रीन ग्रोसर की दुकान में शॉल हैट की तरह रखी हुई है, जैसे वो लंदन छुट्टियां मनाने आई है? या अगर सही से कहूँ तो वो क्या रहस्यमयी संघ है जो उन दोनों पादरियों की सोच जोड़ता है, जिन्होंने बादाम के गट्टे को संतरे की जगह और संतरे के गट्टे को बादाम की जगह रखने को सही समझा? मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन अगर तुम उनके दोस्तों में से एक हो तो तुम उन्हें मेरी तरफ से ये बता देना कि मैं उनका खून कर दूंगा अगर फिर उन्होंने मेरे सेबों को परेशान किया। बिल्कुल, उन्होंने आपके सेब को परेशान किया? दोनों में से एक ने किया। मेरे सारे सेब सड़क पे गिरा दिए। मैं उसे पकड़ता लेकिन मुझे सेब उठाने थे। वो दोनों किस तरफ गए? वो उस तरफ। थैंक यू। इतना कहकर वो दूसरी गली में गायब हो गया। उसे चौक के पास एक पुलिस वाला दिखा। कांस्टेबल, क्या तुमने ट्रैवल हैट में 2 पादरियों को जाते हुए देखा है? ये अर्जेंट है। हाँ सर, और अगर आप मुझसे पूछे तो उनमें से एक ने शराब पी रखी थी। वो रास्ते के बीच में हक्का बक्का। वो किस तरफ गए हैं? वो उनमें से एक दिल्ली ओमनीबस ले गए हैं। उन्हें हम स्ट्रीट जाना था। वैलेंटीन ने उसे अपना कार्ड दिखाते हुए जोर से कहा, अपने 2 आदमियों को मेरे साथ चलने के लिए बुलाओ। और इस तरह की ऊर्जा से सड़क को पार किया कि वो वजनदार पुलिस वाला भी उसका आदेश पाकर फुर्तीला हो उठा। 1.5 मिनट के अंदर एक इंस्पेक्टर और सिविल कपड़ों में एक आदमी वैलेंटीन के पास आ गए। सर, अगर आप मुझे, मैं आपको सब कुछ उस गाड़ी में बैठकर बताऊंगा। वैलेंटीन ने अचानक अपने डंडे से इशारा करते हुए कहा और ट्रैफिक की उलझनों के बीच में से गुजरा। जब वो तीनों बस में बैठे तो इंस्पेक्टर ने कहा, टैक्सी में तो हम 4 गुना जल्दी जा सकते थे, और पता तो हो कि जाना कहाँ है। वैलेंटीन ने कुछ देर सिगरेट पी और फिर कहा, अगर तुम जानते हो कि एक आदमी क्या कर रहा है तो उसके सामने जाओ, लेकिन अगर तुम ये जानना चाहते हो कि वो क्या करना चाहता है तो उसके पीछे रहो। भटको जहाँ वो भटके, रुको जहाँ वो रुके। ट्रैवल एज स्लो एज ही। हम बस इतना कर सकते हैं कि अपनी आंखें खुली रखें एक विचित्र चीज की। किस तरह की विचित्र चीज? किसी भी प्रकार की विचित्र चीज। जब पीली ओमनी बस नॉर्दर्न रोड पहुंची तब तक 1.5 घंटे बीत चुके थे। वैलेंटीन ने इस बीच कुछ भी नहीं कहा था। उसके सहयोगी भी चुप थे। उन्हें भूख लग रही थी क्योंकि समय लंच टाइम को क्रॉस कर चुका था। लगभग सो ही गए थे जब बस ने कैंडेन टाउन को पीछे छोड़ा। वैलेंटीन ने कुछ देखा और वो सजाग हो उठा। उसने अपने सहयोगियों को उठाया और बस को रोकने के लिए कहा। इंस्पेक्टर ये जाने बिना ही वैलेंटीन के पीछे उतर गया कि उन्हें क्यों उतारा गया है। जब वो आत्मज्ञान के लिए वैलेंटीन की ओर मुड़ा तो उसने देखा कि वैलेंटीन एक विजय सैनिक की तरह सड़क की बाईं ओर एक खिड़की की तरफ इशारा कर रहा था। ये एक बड़ी खिड़की थी जो एक गिल्ट और महल नुमा सार्वजनिक घर की लंबी दीवार का हिस्सा था। ये सार्वजनिक खाने के लिए रिजर्व्ड हिस्सा था जिस पर लेबल लगा हुआ था रेस्टोरेंट। ये खिड़की होटल के सामने बाकी हिस्सों की तरह फ्रॉस्ट एंड फिगर्ड ग्लास की थी, लेकिन उसके बीच में एक काला धब्बा था जैसे बर्फ में एक तारा। वैलेंटीन ने अपनी छड़ी लहराते हुए कहा, आखिरकार हमारा टूटी हुई खिड़की के साथ क्या सबूत है? इनका उनके साथ कुछ लेना देना है? वैलेंटीन ने लगभग अपनी बांस की छड़ी तोड़ते हुए कहा, सबूत? ये आदमी सबूत मांग रहा है। जाहिर है संभावना 22 में से 1 है कि इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम और कर भी क्या सकते हैं? क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो? या तो हमें इस पॉसिबिलिटी का पालन करना चाहिए या फिर घर चले जाना चाहिए। इतना कहकर वो रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ा। उसके सहयोगी भी उसके पीछे पीछे आगे बढ़े। वो जल्द ही एक छोटी सी मेज पर बैठे और उस टूटे हुए कांच की तरफ देखते रहे। मैं देख रहा हूँ कि आगे खिड़की का कांच टूटा हुआ। हाँ सर, बड़ी अजीब बात है। वेटर वैलेंटीन को पैसे लौटा रहा था कि तभी वैलेंटीन ने उसे टिप दिया। बिल्कुल, क्या हुआ था? उन्होंने
काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। दोनों विदेशी थे। उन्होंने एक सस्ता लंच ऑर्डर किया और शांति से खाने लगे। उनमें से एक ने बिल भरा और वो चल दिए। जब दूसरा वाला गली से बाहर निकलने वाला था तो मैंने अपने चेंज को फिर से चेक किया और पाया कि उन्होंने मुझे 3 गुना ज्यादा पैसे दे दिए। मैंने उनसे कहा तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। तब मैंने उन्हें उनका बिल दिखाया। फिर दरवाजे पे खड़े आदमी ने शांत स्वभाव से ये कहा कि माफ करना, तुम्हारे हिसाब में गड़बड़ करने के लिए, लेकिन ये एक्स्ट्रा पैसे खिड़की के लिए है। मैंने उनसे पूछा कि कौन सी खिड़की, तो उन्होंने कहा वो जो अभी मैं तोड़ने वाला हूँ, और उन्होंने अपनी छतरी से तोड़ दिया। क्या हम भगौड़ों के पीछे भाग रहे हैं? ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मैं हक्का बक्का रह गया और वो दोनों बुलॉक स्ट्रीट की तरफ भाग गए। उनकी यात्रा अब उन्हें किसी सुरंग की तरह ईंटों की सड़कों पर ले जा रही थी, जहां कुछ एक रोशनी और कुछ एक खिड़कियां ही थी। शाम का अंधेरा गहरा हो रहा था और लंदन के पुलिस कर्मियों के लिए भी ये अनुमान लगाना मुश्किल था कि वो किस सटीक दिशा की ओर चल रहे हैं। चलते चलते अचानक वैलेंटीन एक मिठाई की दुकान के सामने रुका। एक पल की झिझक के बाद वो उस दुकान में घुसा। दुकान की बूढ़ी महिला वैलेंटीन से कुछ पूछने ही वाली थी, लेकिन वैलेंटीन के पीछे पुलिस कर्मी को देखकर उसने कहा, ओह, अगर आप उस पार्सल के बारे में आए हैं तो मैंने वो पार्सल पहले ही उस एड्रेस में भेज दिया है। पार्सल? फॉर हेवन सेक, प्लीज हमें बताइए कि क्या हुआ था। वेल, पादरी आया होगा 2 घंटे पहले। हाँ, लगभग 2 घंटे पहले। उसने थोड़े पुदीने खरीदे, मुझसे बातचीत की हमेशा की तरह और चला गया। फिर वो कुछ देर बाद वापस आया और कहने लगा कि उसने कोई पार्सल छोड़ा है। मैंने हर तरफ देखा लेकिन मुझे नहीं मिला, तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको मिले तो इस एड्रेस में भेज देना। उसने मुझे वो एड्रेस और एक सीलिंग दी मेरी तकलीफ के लिए। हालांकि मुझे यकीन था कि मैंने हर जगह ढूंढा। फिर वो अचानक से मुझे मिल गया। मैंने भी उसे उस पादरी के बताए हुए एड्रेस पे भेज दिया। मुझे वो एड्रेस तो याद नहीं, मगर वो वेस्टमिनिस्टर में ही कहीं है, क्योंकि वो चीज कीमती लग रही थी। लगा शायद पुलिस उसी के बारे में पूछने के लिए आई है। इसका मतलब वो लोग, अच्छा ये हैम्पस्टीड ही यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से सीधे 15 मिनट और, बस आप खुले में बाहर आएंगे। वैलेंटीन वहां से निकला और सीधा भागने लगा और उसके सहयोगी भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। जिस सड़क में वो दौड़ रहे थे वो एक पतली और अंधेरी सड़क थी। जब वो खुले में आए तो वो चौंक गए, क्योंकि जितना उन्होंने सोचा था उतनी शाम अभी हुई नहीं थी। वहां घूमने वाले पर्यटकों का समूह धीरे धीरे हल्का होता गया और तभी वैलेंटीन को वो दोनों दिखे। उनमें से एक काफी छोटा था और एक 6 फुट से भी ऊंचा। लंबा आदमी एक विद्यार्थी की तरह दिख रहा था। वैलेंटीन ने उन्हें देखते ही अपनी दांत कसे और अधीरता के साथ अपनी छड़ी को आगे बढ़ाते हुए खुद भी आगे बढ़ा। नजदीक पहुंचने पर वो चौंक गया। लंबा पादरी जो कोई भी हो, मगर छोटा पादरी वही था जो हार्विक की गाड़ी में उसके साथ आया था, जो एसेक्स से आया था और जिसे ब्राउन पेपर पार्सल के लिए चेतावनी दी गई थी। जहां तक ये सिलसिला चला वहां तक वैलेंटीन को सब कुछ तर्कपूर्ण समझ आ चुका था। उसने सुबह ही पता लगाया था कि एसेक्स से कोई फादर ब्राउन नाम का पादरी एक सिल्वर क्रॉस जिसमें बहुमूल्य नीलम जड़े हैं उसे किसी दूसरे पादरी को दिखाने के लिए ले जा रहा है। ये वही चीज है जिसके बारे में फादर ब्राउन ने गाड़ी में बार बार असली चांदी और नीले पत्थर से बना कुछ है कह रहा था। वैलेंटीन ये समझ गया था कि फ्लैम्बो को भी इस बात का पता चल गया है।
फ्लैम्बो ने उस नीलम के क्रॉस को चुराने के लिए अपने आप को अन्य पादरी के रूप में ढाला है और फादर ब्राउन इतने भोले हैं कि उन्हें कोई भी धोखा देकर लूट सकता है। इसीलिए फ्लैम्बो फादर ब्राउन को पहला फुसलाकर हैम्पस्टेड हेथ में लाया है। इसी बीच वैलेंटीन के दिमाग में एक बात खटकी, अगर ये सब ड्रामा उस क्रॉस के लिए है तो रेस्टोरेंट में दीवार पे सूप फेंकना या रास्ते में वो सब चीजें करने की क्या जरूरत थी। वैलेंटीन यहाँ तक तो आ चुका था मगर वो ये सब समझने में असमर्थ था। वो हमेशा क्रिमिनल को पकड़ने के लिए सुराग को समझता था, लेकिन इस बार वो सुराग को समझ ही नहीं पा रहा था। वैलेंटीन ने देखा कि वो दोनों किसी पहाड़ी के बड़े बागीचे में मक्खियों की तरह घूम रहे थे। उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो अपनी बातों में इतने मशगूल थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो रास्ता उन्हें हेथ के जंगलों की तरफ ले जा रहा है। वैलेंटीन और उसके सहयोगी उन दोनों के इतने करीब आ चुके थे कि उन्हें अब दोनों पर नजर रखने के लिए पेड़ों और झाड़ियों का सहारा लेना पड़ा। वो उनकी बातें सुन ही नहीं पा रहे थे, सिर्फ एक धीमी गुंजन सुनाई दे रही थी। अचानक जमीन पे पैर फिसलने की वजह से वो झाड़ियों के बीच में गिर गए। वहां से वैलेंटीन और पुलिस कर्मियों का ध्यान उनसे भटक गया। अपने आप को संभालने के बाद उन लोगों ने देखा कि उन लोगों को वो दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। 10 मिनट बाद जब वैलेंटीन को वो मिले तो वो पहाड़ी के एक बेंच में बैठे हुए थे और ढलते सूरज के सामने परछाई की तरह लग रहे थे। वैलेंटीन उनकी तरफ बढ़ा और उनके पीछे वाले पेड़ के पीछे छुप गया और उनकी सारी बातें सुनने लगा। थोड़ी देर बाद वैलेंटीन को ऐसा लगा जैसे उसने उन दोनों पुलिस कर्मचारियों को कचरे के ढेर में खींचा था और यहाँ सामने साफ सुथरी जगह पर वो दोनों पादरी बड़ी विनम्रता और शांत तरीके से ज्ञान की बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद जब वैलेंटीन अपने कठोर और संकोची रवैये से उभरने के लिए और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता से उभरने के लिए धीरे धीरे वहां से जा रहा था तो लंबे पादरी की चुप्पी ने उसे रोक लिया। उसने सुना, ठीक, मुझे लगता है कि दूसरी दुनिया हमारी दुनिया के कारणों से ऊपर हो। स्वर्ग का रहस्य अनंत है और मैं केवल एक ही ईश्वर के लिए अपने सर को झुकाता हूँ। मुझे अपना वो कीमती क्रॉस दो। हम यहाँ अकेले हैं और मैं चाहूँ तो तुम्हें काट फेंक सकता हूँ। उस अनियंत्रित आवाज और रवैये ने इस बात में एक अजीब सी हिंसा को जोड़ दिया था। इस बदलाव को देखने के बाद भी फादर ब्राउन वहीं बैठे रहे। Yes, I am Flambeau. Now give me the cross, will you? No. फ्लैम्बो ने अपने सभी अनौपचारिक बहानों को बंद कर दिया था। महान डाकू अपनी सीट पे झुका। No, तुम मुझे नहीं दोगे या तुम मुझे नहीं दे पाओ क्योंकि वो क्रॉस इस वक्त मेरी ही पॉकेट है। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि ये मेरे पास कैसे आया? The private secretary. क्या तुम निश्चित हो? हाँ, मेरे पास सही पार्सल की डुप्लीकेट कॉपी थी। मुझे डुप्लीकेट बनाने की समझ है और अब मेरे दोस्त तुम्हें डुप्लीकेट मिल गया और मुझे असली नीलम। एक पुराना चकमा फादर ब्राउन, एक पुराना चकमा। हाँ, मैंने सुना है। तुमने इस बारे में सुना है? कहाँ से सुना? मुझे तुम्हें उसका नाम नहीं बताना चाहिए। वो एक अनुतापी है। वो पूरी तरह से डुप्लीकेट ब्राउन पेपर पार्सल बनाकर समृद्ध हो चुका था। उसने ये सब 20 सालों तक किया है, तो इसलिए मुझे जब तुम पे शक हुआ तो मैंने इस तरीके को अपनाने के बारे में सोचा। मुझ पर शक? क्या तुम्हें सच में मुझ पर शक होने लगा था क्योंकि मैं तुम्हें इस खुली जगह में ले आया हूँ? नहीं, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तो मेरी नजर तुम्हारे आस्तीन में छुपे उस नोकीले कंगन पे पड़ी और मैं सब समझ गया। क्या तुमने कभी नोकीले कंगनों के बारे में सुना है? जब मैं हडल पुल में उपपदरी था तो वहाँ भी 3 ठग ऐसे ही नोकीले कंगन पहनते थे, इसलिए मैंने तुम पे शक किया था। आई मेक श्योर कि क्रॉस सेफ रहे किसी भी तरह से। मैंने देखा कि तुम पार्सल बदल रहे हो। तुम्हारे पार्सल बदलने के बाद मैंने फिर से पार्सल बदला और असली पार्सल पीछे छोड़ आया। पीछे छोड़ाया? कहाँ? ऐसा हुआ कि मैं उस मिठाई की दुकान पे वापस गया और पूछा
कि कहीं मैंने गलती से वहाँ कोई पार्सल तो नहीं छोड़ा। पिछली बार मेरे पास कोई पार्सल नहीं था, मगर इस बार मैं पार्सल लेके गया था। मैंने उसे काउंटर पे रख दिया और उस औरत से कहा कि अगर उसे पार्सल मिले तो वो उसे मेरे दोस्त के पास वेस्टमिंस्टर भेज दे। ये मैंने हडलपुल के उन ठगों से सीखा था। वो रेलवे स्टेशन में हैंडबैग चुराने के बाद ऐसा ही करते थे। फ्लैम्बू ने अपनी पॉकेट से उस पैकेट को निकाला और उसे फाड़ कर खोला। उस पार्सल के अंदर कागज और लेड स्टिक्स के अलावा कुछ भी नहीं था। वो अपनी सीट से उठ खड़ा हो गया। मुझे तुम पर विश्वास नहीं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम जैसा एक सीधा साधा आदमी ऐसा कर सकता है। वो चीज अब भी तुम्हारे पास है और मैं उसे लेके रहूंगा। हम यहाँ अकेले हैं और मैं जबरदस्ती वो तुमको नहीं, तुम जबरदस्ती उसे नहीं ले सकते। पहला, वो सच में मेरे पास नहीं है, और दूसरा, हम अकेले नहीं। उस पेड़ के पीछे 2 मजबूत पुलिसकर्मी और सबसे बड़ा पुलिस जासूस खड़ा है। वो यहाँ कैसे आए? मैं उन्हें ले आया हूँ। मैंने ये कैसे किया? वेल, हमें ऐसी 20 बातें जाननी चाहिए जब हम अपराधियों के बीच काम कर रहे हो। मुझे पहले यकीन नहीं था कि तुम चोर हो, इसलिए मैं तुम्हारा परीक्षा लिया, जो मेरे शक को यकीन में बदल दिया। एक आदमी आमतौर पे एक छोटा सा सीन जरूर बनाता है जब उसकी कॉफी में चीनी की जगह नमक मिल जाए, मगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। एक आम आदमी आमतौर पर एतराज जरूर करता है जब उसका बिल 3 गुना ज्यादा आता है, मगर तुमने वो भी नहीं किया। मैंने तुम्हारा बिल बदला और तुमने चुपचाप भर दिया। फ्लैम्बू किसी बाघ की तरह छलांग लगाना चाहता था, पर किसी मंत्र की वजह से वो संभल गया। वो बड़ी उत्सुकता से वहाँ पर स्तंभ खड़ा रहा। तुमने पुलिस के लिए कोई सबूत नहीं छोड़ा था, तो जाहिर सी बात है किसी को छोड़ना था। इसलिए हम जहाँ भी गए, मैंने ध्यान रखा कि कुछ ऐसा हो कि हमारे हरकतों की बात पूरे दिन चलती रहे। मैंने बहुत नुकसान नहीं किया, एक गंदी दीवार, एक टूटी खिड़की और कुछ गिरे हुए सेब, लेकिन मैंने क्रॉस को बचा लिया और यही मेरा उद्देश्य था। वो अभी तक वेस्टमिंस्टर पहुंच गया होगा। मुझे आश्चर्य है कि तुमने उसे डंकीस विसल से अभी तक नहीं रोका। किससे? मुझे खुशी है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। ये एक बुरी बात है। तुम विस्लर के लिहाज से अच्छे लगते हो। तुम्हें इन सब बातों के बारे में कैसे पता? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि एक आदमी जो कुछ नहीं करता सिवाय दूसरों का कॉन्फेशन सुनने के, उससे दुनिया की बुराइयों और उनके तौर तरीकों के बारे में भी पता हो सकता है? लेकिन मेरे काम का एक और पहलू भी है जिससे मुझे ये यकीन हुआ कि तुम पादरी नहीं हो। क्या? You attacked reason. It's bad theology. फादर ब्राउन अपनी छतरी को उठाने के लिए पीछे मुड़े। पेड़ों के पीछे से वैलेंटीन और पुलिस कर्मी बाहर आए। फ्लैम्बो ने उन्हें झुककर सम्मान दिया। मेरे सामने मत झुको मोनामी। अगर झुकना ही है तो फादर ब्राउन के सामने झुको। वैलेंटीन और फ्लैम्बू दोनों ने फादर ब्राउन को झुककर सम्मान दिया। पुलिस कर्मियों ने फ्लैम्बू को पकड़ लिया था। वैलेंटीन ने फादर ब्राउन को अलविदा कहा और शहर की ओर चल दिया। फादर ब्राउन अपना छाता पकड़े वहीं मुस्कुराते हुए खड़े रहे। आप सुन रहे थे जी.के. चेस्टरटन की कहानी फादर ब्राउन एंड द ब्लू क्रॉस। कहानी पद का रोल देवजीत ने निभाया है। सूत्रधर का रोल रिभू ने। वेटर और वेट्रेस का रोल अर्पिता मुखर्जी। वृद्ध महिला का रोल अर्पिता बैनर्जी। फादर ब्राउन एज कांस्टेबल का आवाज रिभू। होटल मालिक और दुकानदार का आवाज दानिश्क। फ्लैम्बू का आवाज देवजीत। इंस्पेक्टर किया है सयोन ने। वैलेंटीन का आवाज सूर्या ने और नाट्य रूपांतर साउंड्स एंड डायरेक्शन देवजीत ने। अगली बार हम फिर आपके लिए लेके आएंगे ऐसी ही एक रोमांचक कहानी। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ।